ये हम देखेंगे तो बहुत से लोग रेजर यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला रेजर, जिलेट का हो गया, कुछ हो गया, एक दो शेप किया और उसको फेंक दिया। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी मेरे पास ये रेजर है, ये भी करीब, ये पीतल का रेजर है, ये भी 10 साल पुराना रेजर है। अभी तक ये ऐसा का वैसा नया का नया है और चल रहा है। शायद ये और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक वैसा का वैसा ही चलेगा। तो ये कुछ छोटे से बदलाव है, आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं कि डिस्पोजेबल सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब आपने जो खरीदा उसको इस्तेमाल किया और फेंका। कई बार रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो पैक करके फूड लाते हैं, तो वो कंटेनर भी क्या हुआ, टेक अवे कंटेनर, वो भी एक डिस्पोजेबल के कैटेगरी में ही आता है। तो आप जितना कम कर सकें उसे उतना अच्छा। तो अगर आप ये ग्रुप, आप ये इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस होगी तो आपको नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट अल्फाबेट की, वो है बी। तो देखते हैं बी से क्या है। यस, जब आप डिस्पोजेबल नहीं यूज करेंगे तो आपको बी की जरूरत पड़ेगी। बी को क्या होता है, बैग, बॉटल और बॉक्स। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये चीजें मेरे पास होती हैं। मेरा एक कपड़े का थैला होता है, एक पानी की बोतल होती है और एक बॉक्स होता है जिसपे मेरा थोड़ा सा खाना होता है। तो इसके बिना मैं बाहर नहीं जाती। और एक्स्ट्रा में चम्मच, प्लेट और एक स्टील का स्ट्रॉ होता है। बट आप ये 3 चीजें जरूर रखिए, यानी आपका प्लास्टिक वेस्ट बहुत कम होगा। तो आप बच्चों को हमेशा ये आदत डलवाइए कि आप बाहर जाएंगे तो आपका पानी का बॉटल, बैग और बॉक्स, यानी लंच बॉक्स जैसा छोटा सा बॉक्स जिसपे कुछ भी खाने के लिए आप दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कुछ भी थोड़ा सा खाने के लिए आप उसको दे सकते हैं। तो ये आदत आपको अभी से उनमें डालनी होगी। तो देखते हैं आगे, आगे का स्टेप क्या है सी से। नेक्स्ट स्लाइड। सी फॉर कंपोस्टिंग। ये आप पहला पिक्चर देख रहे हैं, उसमें मैंने ये खाद बनाई हुई है और वो भी मैंने मुंबई में बहुत कम जगह में खाद बनाई हुई है। और आप ये खाद बनाना जरूर, प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप कभी एक एग्जाम्पल से समझे, आप कभी भी बाजार जाते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, समझिए आप केला खरीदे हैं, 50 रुपए का आपने केला खरीदा, तो आप केला खाते हैं और छिलका उसका अलग रख देते हैं या फेंक देते हैं, उसको कचरा बोलते हैं। लेकिन आपने खरीदा तो उतनी ही प्राइस आपने छिलकों की भी दी है, यानी जितना आपने केले के लिए पैसा दिया हुआ है उतना ही आपने छिलकों के लिए पैसा दिया हुआ है। तो छिलका वो कचरा नहीं है, वो नेचुरल पैकिंग है वो फ्रूट की। जैसे केले की पैकिंग हो गई नेचुरल, जो उसका छिलका है, संतरा, मौसम्बी, अनार, वो अपने ही नेचुरल पैकिंग में आते हैं, वो उसका छिलका उसकी नेचुरल पैकिंग है। इस तरह आप समझाइए बच्चों को। और कंपोस्टिंग यानी उसे हमें ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, यानी काला सोना। तो वो उसका बहुत अच्छा सुंदर खाद बनता है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है और वही वो मिट्टी को आप वापस देते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही उसको कचरा नहीं, उसको छिलके आप कह सकते हैं, वो कचरा नहीं है। बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है उसमें, छिलकों में। इनफैक्ट फलों से ज्यादा छिलकों में वैल्यू होती है। तो इसलिए कंपोस्टिंग अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा कि आप उससे आसानी से खाद बना सकते हैं और वो खाद आपको ही, आपके पौधों के लिए आगे काम आएगी। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, जिनका अनम्यूट हो रहा है आप प्लीज म्यूट कर लें। सुनीता जैन, जिनका भी अनम्यूट हो रहा है प्लीज आप लोग म्यूट करके रखो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। यस, डोनेट योर, डी फॉर डोनेट। डोनेट, आप में से कितने लोगों ने अपने बड़े भाई बहनों के कपड़े पहने हैं बचपन में?
हाथ उठाएगा कोई? हाथ उठा के बता सकता है? यस, यस, यस। मैंने भी अपने बचपन में, मेरी बड़ी माँ हमारे लिए बहुत सारे, मेरी बड़ी बहनें होती थी तो उनका हर 6 महीने या साल में बहुत बड़ा एक आता था, बैग भरकर कपड़े आते थे। वो सारे उनके, वो हमसे बड़े थे तो वो उनके सारे अच्छे कपड़े निकाल के रखती थी और वो हम लोग फिर वो इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट मैं अभी भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता उसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर अपने बच्चों के कपड़े या आपके भी कोई अच्छे कपड़े हैं तो उसे जरूर डोनेट कीजिएगा। और वो जरूरी नहीं है, आपके फैमिली में भी अगर कोई यूज करना चाहे तो उसे जरूर, यस वेरी गुड, अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जरूर उसे कीजिए। इससे क्या है कि एनवायरनमेंट पे प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि आप उतना नया कपड़ा कम खरीदते हैं, तो बनाने में, खरीदने में, उसको बेचने में जो एनर्जी लगती है वो सारी बच जाती है। तो वो अल्टीमेटली वो आपका कार्बन फुटप्रिंट काफी कम कर लेता है। दूसरा, आपके पास जो खाना है वो भी अगर एक्स्ट्रा खाना है तो आप उसे जरूर डोनेट कीजिए। और अच्छी चीजें, जैसे किसी का फल का बाग हो गया, बहुत सारा आम आ गया, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर बांटिए। और मैं ये और एक मैं बात कहना चाहूंगी, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी है ना हर महीने कुछ खाने का सामान ब्राह्मणों को दान करती थी। उसको सीधा बोलते थे, शायद कुछ लोग करते होंगे अभी भी, या उनकी दादी नानी, उनकी मॉम करती होंगी। तो हर महीने कुछ खाने का हिस्सा वो जाता था डोनेशन में। तो ये दोनों चीजें, या तो ये दोनों चीजें आप जरूर कीजिए, तो इससे काफी कुछ एनवायरनमेंट पे अच्छी असर होती है। कार्बन प्रिंट काफी कम होता है जब आप कपड़े और खाना डोनेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। ईट लोकल, फ्रेश एंड सीजनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। ईट लोकल, लोकल क्यों कहा जाता है? नहीं तो हम हमेशा सोचते हैं हम हमारे बच्चों को सबसे अच्छा खाना देना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, इम्पोर्टेड सामान मंगवाते हैं। ऑलिव ऑयल मंगवाएंगे, विदेश से कुछ फ्रूट्स मंगवाएंगे, ड्रैगन फ्रूट मंगवाएंगे जो यहाँ का नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं बच्चों की, बट वो अच्छी चीज है, नो डाउट, बट वो वहां के लोगों के लिए है। इसके पीछे एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, तो एक उदाहरण से समझे, ऑलिव ऑयल को समझे। ऑलिव ऑयल जहाँ उगता है, जहाँ ऑलिव्स होते हैं, वहां का वातावरण बहुत ठंडा होता है, तो वो वहां के हवा, पानी, मिट्टी में उगा हुआ है, तो उसकी जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो भी औषधि गुण धर्म है, वो वहां के लोगों के लिए बहुत फायदा करेगा, ना कि यहाँ के। तो जहाँ जो लोग रहते हैं, उस हवा पानी में जो चीजें उगती है वो ही हमें ज्यादा फायदा देती हैं। इसलिए आप जहां भी रह रहे हैं वहां का खाना जरूर खाइए। आप फोटो में देखेंगे तो सबसे पहला फोटो है वो मुनगा का फूल है। मैं मुंबई में रहती थी, अब मैं मुंबई से यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ ड्रमस्टिक, मुनगा यानी ड्रमस्टिक, उसके फूल की सब्जी यहाँ खाई जाती है। तो और वो यहाँ पे इन पे ये घर में लोगों को पसंद भी है बहुत, तो मैंने सीखा और यहाँ पर वो मैं बनाती भी हूँ। आप दूसरा पिक्चर देखेंगे तो इसको यहाँ खक्सी बोलते हैं, और ये एक वेजीज है, वो करेले का ही फैमिली से आता है। तो ये भी सीजनली होता है और कुछ कुछ जगह में भी होता है। आप और ऊपर वाला थर्ड पिक्चर देखेंगे हरा, तो वो आमरा है। आमरा भी मैंने मुंबई में नहीं खाया था, बट यहाँ लोकली ये मिल जाता है और इसका बहुत अच्छा अचार बनता है। आप चौथा लास्ट पिक्चर लाल रंग का देखेंगे तो वो है जिसको महाराष्ट्र में इसको आंबाड़ी बोलते हैं। इसका शरबत, अचार, ये सब बनता है, तो ये भी वो उसी जगह लोकली मिलता है, तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू वहां के लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल होती है। इसलिए कोशिश करें कि
जहां उगा है वहीं का खाइए और फ्रेश खाइए। फ्रिज में रखकर खाना मत खाइए, बना बना के फ्रिज में, या 1-2 दिन पुराना नहीं खाइए, फ्रेश खाना खाइए। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना खाना बन के देरी होती है उतनी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सीजनल खाइए। अभी हम खाद वाला उगाकर सब कमर्शियल फार्मिंग करके हर सीजन में सब कुछ उगा लेते हैं। पहले कुछ ही सीजन में भिंडी मिलती थी, कुछ ही सीजन में कुछ ही सब्जियां मिलती थी, बट अभी सभी सीजन में सब सब्जियां मिलती हैं। इसलिए वो सब्जियों का इतना न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं रहा और ना ही उसमें टेस्ट रहा। इसलिए उसे सीजनल खाइए और फ्रेश खाइए और लोकल खाइए, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। ई के बाद F for fix. Fix the things instead of replacing them. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों को सिखाना, कि अगर कुछ भी टूट जाता है तो उसे फेंक कर नई चीजें नहीं लानी है, उसे ही रिपेयर करना है। आप फोटो में देख सकते हैं कि एक मोबाइल पे क्रैक आ गई है, तो देखिए उसको कैसे सजाकर उन्होंने फिक्स किया है। उसके बाद और एक फोटो में देखिए कि तो सोफा वो फट चुका है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने डिजाइन करके वो पैच वर्क कर दिया है। और एक जीन्स है, जो ये बहुत पुराना तरीका है, रफ्फू कहा जाता था, पहले भी लोग करते थे। आज इसे मॉडर्न स्टाइल में जीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो जीन्स जानबूझ के यंगस्टर फाड़ देते हैं। तो और इस पे सबसे लास्ट पिक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। किंसु किंसुगी इसे कहा जाता है, ये जापान की कला है। वहां के लोग जब भी पॉटरी टूट जाती है, कोई भी चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, तो उसे आपको जान के हैरानी होगी कि गोल्ड से, सोने से उसकी फीलिंग की जाती थी। वहां ये बहुत ही पुराना आर्ट माना जाता है, कहीं सदियों से ये कला की जाती है। तो उस चीज को बहुत ही अनमोल बनाया जाता है, जो टूट जाती थी पॉटरी उसको। तो ये बहुत जरूरी है। जब आप ये चीजें रिपेयर करते हैं तो आप फिर से चीजें नहीं, ज्यादा जल्दी चीजें नहीं खरीदते हैं, तो उसी से आप एनवायरनमेंट पे कम प्रेशर डालते हैं, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, और आप उस चीज को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो ये चीजें आप आधी इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, तो वो रिसाइकल नहीं होती और ऐसे ही लैंडफिल में डंप हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे पास प्लास्टिक और इसका तो लैंडफिल्स भरे हुए हैं ही कूड़े से। बट अब और एक नई समस्या खड़ी हुई है कि हमारे पास अभी ई वेस्ट के पहाड़ खड़े हो गए हैं। ई वेस्ट यानी टूटे हुए कंप्यूटर, टूटे हुए मोबाइल, टूटे हुए कीबोर्ड्स, जो सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको ई वेस्ट कहते हैं। उसके पहाड़ के पहाड़ अभी तक खड़े हुए। अब वो पता नहीं उसका क्या करना है, उसको कैसे डील की जाए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ये एक नई समस्या खड़ी हुई है, उसके उसके बारे में अभी तक उसका कोई उपाय नहीं निकला हुआ है। तो इसलिए आपके पास जो भी चीजें हैं उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। उसको खराब हो जाती है तो उसे रिपेयर हो सकती है, तो उसे जरूर रिपेयर करवाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हैं हम? नेक्स्ट स्लाइड। यस, ग्रो योर ओन फूड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। लास्ट वीक जैसे हमने देखा माइक्रोग्रीन्स कैसे उगाना है, बहुत ही आसान तरीके से आप घर में उगा सकते हैं। बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि अपना खाना कैसे ग्रो करना है। हाँ, बड़े लेवल पे गेहूं चावल की फार्मिंग नहीं तो, लेकिन छोटे से लेवल से आप शुरू कर सकते हैं। तुलसी का पौधा पौधा लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मिंट लगा सकते हैं।
ये सारे छोटे छोटे हर्ब्स आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप फोटो में देखेंगे तो सबसे पहले अजवाइन का पौधा है, वो भी गमले में ही लगा हुआ है। उसके बाद पुदीने का पौधा है, और फिर एक माइक्रो ग्रीन्स का ट्रे है जो आपने सीखा लास्ट वीक, और अदरक है। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनको पता ही नहीं है कि फूड ग्रो किया जाता है। बहुत से बच्चों को अभी तक ऐसा लगता है कि सब्जी और खाना मॉल में मिलता है, पेड़ों पे नहीं उगता। तो ये अवेयरनेस आपको फैलानी होगी, अपने बच्चों को समझाना होगा कि फूड हमें ग्रो करना पड़ता है और फिर वो कंज्यूम होता है, किसी मॉल से नहीं आता। तो उनको बेसिक समझाइए कि ये पहले फूल होता है, फूल से उसको पॉलिनेशन होता है और फिर उससे से फल मिलता है। तो ये प्रोसेस उसको सिखाना बहुत जरूरी है कि आपने पहले खाद बनाई, खाद से आपने पौधा लगाया और पौधे में से आपको जो भी आपका हार्वेस्ट है वो मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाइवल स्किल है, बच्चों को पता होना चाहिए कि वो जो खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। बहुत ही बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके उनको बहुत हेल्प करेगा। वरना बहुत बच्चे पढ़ लिख लेते हैं बट उनको आइडिया ही नहीं होता कि बेसिक सब्जियां कहाँ से आती है, आलू कहाँ जमीन के ऊपर होता है या नीचे होता है, उतनी भी बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। तो गार्डनिंग का नॉलेज अपने बच्चों में जरूर डालिएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज ये लास्ट रिक्वेस्ट है, आप लोग स्क्रीन पर मत ऐसे कुछ बनाओ। किसका किड कर रहा है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है, हमने काफी बार नॉक किया है। आगे देखेंगे हम। यस, H फॉर एनवायरमेंट हैबिट्स, H फॉर हैबिट्स, और हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स बनानी होंगी। सो उसमें बहुत सारी हैं, मैंने कुछ ही अभी इसमें डाली हैं। सबसे पहली हैबिट है कि आप जब भी रूम से बाहर आए, अगर आप आखिरी पर्सन हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि सारी लाइट्स ऑफ है, फैन, टीवी, जो कुछ चल रहा है वो सारा ऑफ है। हमारे घरों में हम दो बेसिक चीज एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो बिजली और पानी। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है घर में, और ये वेस्ट भी सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों को ये आप दोनों दोनों एनर्जी के बारे में सिखाएंगे। बिजली और पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके लिए बहुत ही एनवायरमेंट को बहुत मेहनत करने के बाद भी ये दो चीजें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहला हो गया, जब आप कोई भी आखिर में रूम से निकल रहा है तो वहां की सारी लाइट्स ऑफ होंगी, ये मेक श्योर करेगा। अननेसेसरी टीवी चल रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उसे ऑफ करना है। कहीं का लाइट जल रहा है, उसे ऑफ करना है। ये सब आप उनको अभी से वो हैबिट उनमें बनाएंगे तो वो ये इस चीज को फॉलो करेंगे। चार्जिंग पे मोबाइल लगा दिया, सारी रात मोबाइल चार्ज होते रह रहा है, बिजली तो वेस्ट हुई हुई, मोबाइल भी खराब हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको उनको सिखाना होगा कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, जब आप पानी जब ब्रश कर रहे हैं तो पानी नल खुला छोड़ दिया है, कितना लीटरों पानी ऐसे ही वेस्ट चला गया। नहा रहे हैं तो ऐसे ही बाल्टी में पानी ओवरफ्लो हो रहा है और वो ऐसे ही बहते जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर मेट्रोज में क्या है, वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक का फैसिलिटी नहीं था हमारे यहाँ। हम डायरेक्ट नल खोलते थे तो पानी आ जाता था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टंकी पे पानी भरना पड़ता है। तो कई बार मैंने घरों में नोटिस किया है कि पानी वेस्ट होते जाता है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब पानी ओवरफ्लो होके वेस्ट हो रहा है तो आपकी दोनों एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक तो उसको बिजली लग रही है ऊपर तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा आपका पानी भी वेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही आप सतर्क रहिए, आपका दोनों चीजें वेस्ट होती है। तीसरी आदत है, आप हो सके उतना
कपड़े सन ड्राई और एयर ड्राई करें। आप ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सिर्फ बारिश छोड़ के 8 महीने आपको कड़कड़ाती धूप मिलती है, तो मुझे नहीं लगता आपको ड्रायर की जरूरत होनी चाहिए। हम लोग ड्रायर नहीं यूज करते, और ना ही कपड़े धोने के लिए मशीन। कभी कभार ही हम लोग बहुत बड़े पर्दे या चादर धोना है तो मशीन लगाते, वरना हम लोग हाथ से ही कपड़े धोते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने कपड़े एयर ड्राई करें। और नेक्स्ट फोटो है, आप लास्ट पिक्चर है। धारा हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, बार बार नॉक करने के बाद किसका किड पूरा स्क्रीन पर कर रहा है, जब तक वो स्क्रीन से नहीं निकलता है हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके। ओके, आप लास्ट वाला आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें है कार का एक फोटो है जिसमें कार पुलिंग है। यानी आप अपना कार, अभी कभी आप जा रहे हैं कहीं बाहर, तो आप जरूर अपने साथ जो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसे लिफ्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आप अकेले पर्सन के लिए जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है उतने ही एनर्जी में 5 या 6 लोग जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है उतने ही खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाएंगे। इसलिए हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। अगर आप वो नहीं आप कर सकते हैं तो आपके साथ जरूर किसी न किसी जो सेम डेस्टिनेशन पे जा रहा हो उसे ले जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रोल और वो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो बहुत ही बचा के हमें चलना है, क्योंकि आगे जाके आप देख ही रहे हैं उसके प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है और वो बहुत काफी महंगा है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए उसको बहुत ही संभाल के यूज करना है उस एनर्जी को। तो ये कुछ छोटी सी 4-5 ही हैबिट्स है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज हमने बहुत छोटी सी लिस्ट 4-5 ही हैबिट्स ली है। आप थोड़ा थोड़ा करके उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या है। कर देना I for invest in good books। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आप मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं महंगे कपड़े खरीदने में मैं थोड़ी झिझकती हूँ, मेरा मन नहीं करता कपड़े खरीदना, लेकिन मैं महंगी किताब चाहे कितनी भी हो उसे खरीदने में झिझकती नहीं हूँ, मैं उसे एज ए इन्वेस्टमेंट मानती हूँ। तो आप भी अच्छी किताबों में इन्वेस्ट कीजिए, वो उसको खर्च मत मानिए, वो एज ए इन्वेस्टमेंट है वो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी। आपके घर में अच्छी किताबें होंगी तो वो आगे जाके आपके बच्चों को वो काम आएगी। तो एक बुक कहा गया है 100 दोस्तों के बराबर होती है। सो ये मेरे ख्याल से एक बच्चा कर रहा, वो बच्चा ही कर, मतलब बच्चा दिख रहा है स्क्रीन पर वही कर रहा है। हाँ, वो अब आई डोंट नो हु इज डूइंग दैट, कौन कर रहा है आई डोंट नो। नहीं, एक बच्चा क्लास कर रहा है, वो बच्चा ही मेरे हिसाब से कर रहा है और पूरा एकदम मैशी हाँ हेलो। हाँ हमारे पास हाँ यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हाँ स्क्रीन पर कोई नहीं लिख पाए। हाँ। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चों के लिए। अच्छी किताबों में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और मैंने कहा ना, मैं हर 2-3 महीने में एक बुक जरूर खरीदती हूँ, अच्छी बुक, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है और वो बच्चों को आगे जाकर बहुत काम, आपको उसका नॉलेज भी बढ़ाएगा और उसका एक अलग ही एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा अच्छी किताबों से। तो आप जरूर अच्छी किताबों में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही ये फायदा देगा आपके बच्चों को। आगे देखेंगे हम। हाँ, मैं कुछ बुक्स के नाम जरूर शेयर करूंगी, मैं ग्रुप में जरूर उसको डाल दूंगी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। श्योर आई विल शेयर।
हाँ, J फॉर जॉइंट। आप अभी ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें 4-5 पिक्चर्स हैं। इसमें सबसे पहला पिक्चर्स है जो मैं खुद ही पेड़ लगा रही हूँ, जो हम लोग ने झारखंड में वाइल्डली जाकर जंगलों में ये पेड़ लगाए हुए हैं। और आप बाद में दूसरा एक पिक्चर देख रहे हैं, मुंबई की पहचान है उसके बीचेस, बट उसपे इतना प्लास्टिक और गंदगी फैली हुई है। तो वहां एक एनजीओ है जो काम करता है कि बीच क्लीनिंग जाकर काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक आदमी, उसमें पूरी टीम है जो बीच सफाई हो रही है, बीच की समुद्र की सफाई हो रही है आसपास की। इसमें फिल्म स्टार भी पार्टिसिपेट करते हैं और कई टन वो कचरा साफ कर चुके हैं। उसके बाद का फोटो देखेंगे तो सीड बॉल बना रहा है कोई ग्रुप में, तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आप लास्ट पिक्चर देखेंगे उसमें मुंबई में क्या बहुत मैंने देखा है कि एक एनजीओ काम करता है कि पेड़ों के ऊपर पोस्टर्स लगाने के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करते हैं, उस पे कील ठोक कर पोस्टर्स लगा देते हैं। बहुत सारे पेड़ों पे ये सब किया जाता है। तो एक एनजीओ वो स्पेशली ये काम करता है कि वो पेड़ों के सारे कील निकालता है, पेड़ों को नेल फ्री बनाता है। तो वो एक एनजीओ उसके लिए काम करता है। तो इसके पीछे कहने का मोटिव है कि आप बच्चों को इस ऐसे कोई ड्राइव हो तो उसमें जरूर ले जाइए जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हो। आपके एरिया में जो भी कोई काम कर रही है, पेड़ लगा रही है या कोई क्लीनिंग हो रही हो, तो ये अभी से उनको पार्टिसिपेट करने के लिए सिखाइए। तो अभी से वो जागरूक होंगे कि एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसे हर स्टेट में अपने लेवल पे हर एक कोई ना कोई एनजीओ काम कर ही रहा है। तो आप जरूर आपके एरिया में जो एनजीओ काम कर रहा है उनसे जरूर जुड़िए और पार्टिसिपेट कीजिए और अपने बच्चों को भी इसमें जरूर ले जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। K फॉर कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। आप दोनों छातों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, 2 छाते रखे हुए हैं, इनफैक्ट दोनों सेम ही है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में से? सिंपल सी चीज है, कोई बताना चाहेगा? हेलो। छाता अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखा हुआ है। यस यस। सो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज है, उसमें सेम ही छाता है कि एक है जो ऐसे ही रख दिया है और एक अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। सो ऑर्गेनाइज करने से आपका काफी टाइम बचता है। आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और आपको पता है कि आपके पास कितनी रखी हुई है, और वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये चीजें आपको पहले से ही डालनी पड़ेगी कि आपकी चीजें आपको सही जगह पर और सही तरीके से रखनी है। तो ये अभी से आप इनकल्ट करेंगे तो वो उनको आगे जाके वो उसी तरह उनका माइंड काम करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, अपने बच्चों में ये डालना जरूरी है, चीजें ऑर्गेनाइज। और ये बड़ों के लिए तो है ही, बट छोटों को भी ये अभी से ही ये सिखाना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे नेक्स्ट आगे। L for लर्न न्यू स्किल्स। ये बड़ों के लिए एज वेल एज छोटों के लिए भी, आपकी कोई भी उम्र है या कोई भी एज है, महिला है या पुरुष है, नई चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो कुकिंग हो, सिलाई हो, गार्डनिंग हो, नई भाषा सीखना हो,
कुछ भी हो, आपकी एज मैटर नहीं करती, सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत ही जरूरी पार्ट है आपको एक्टिव रखने में, आपका नॉलेज बढ़ाने में, नई चीजें सीखने में। आप नए लोगों से जुड़ते हैं, इसलिए नई चीजें हाँ बुला लो हमेशा दीदी को। सीखते रहिए। इसमें आप देख सकते हैं फोटोज में। और बच्चों को कुकिंग के बारे में जरूर सिखाइए। अभी छोटे बच्चे छोटे होंगे तो बिना गैस के सिखाइए, और उनको सिखाइए। आप खाना बना रहे हैं तो आप उनको वहां पास रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि एटलीस्ट क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। वो अगर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते तो एटलीस्ट उनको दिखाइए, समझाइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं म्यूजिक, दूसरे में वो बच्चे को म्यूजिक सिखाया जा रहा है, गार्डनिंग हो गया या सिलाई हो गया। तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। आपको भी अपने आप को, आपकी चाहे उम्र बहुत कितनी भी हो गई, आप ऐसा समझ रहे हो कि अभी 50 होगी, 60 होगी, आप सीख के क्या फायदा, नहीं। लाइफ लॉन्ग हमें सीखते रहना है कुछ ना कुछ। वो आपको जवान बनाए रखता है, आपका माइंड शार्प रखता है, एक्टिव रखता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सीखूं, कुछ हर महीने या हर हफ्ते कुछ ना कुछ मैं अपने नॉलेज में एडिशन करना चाहती हूँ, कि कुछ ना कुछ मैं नया सीखूं, चाहे वो लैंग्वेज हो, कोई खाना बनाना हो, या कोई क्राफ्ट हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ। तो ये बहुत ही जरूरी है अपने आप को अपग्रेड करना। और ये बच्चों में भी ये जरूर ये चीजें डालें। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है ही अपनी जगह पर, बट ये सब चीजें स्किल्स मानी जाती है, सर्वाइवल स्किल्स। तो ये उनको दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो ये उनको काम आएगी। तो आगे चलते हैं। एम एम फॉर है मेंस्ट्रुअल कप। ये मैंने लास्ट 1-2 वीक पहले के सेशन में बताया था कि मैं ये 3 से 4 साल से ये यूज कर रही हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है आप डिस्पोजेबल जो पैड्स यूज कर रहे हैं और ये कप में। सो एक एवरेज, ऑन एन एवरेज एक महिला 150 कितना डिस्पोजेबल पैड्स यूज करती है अपने पीरियड लाइफ साइकिल में। और एक पैड है वो 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर है, और वो उसको लगता है 800 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। और अभी तो बोल रहे हैं वो जब पैड्स डिफ्यूजर मिलते हैं जो इसमें वो पैड जल जाता है, ये सेफ नहीं है, क्योंकि उसको जलाने का टॉक्सिक गैस निकलती है, वो अल्टीमेटली जाती है एनवायरनमेंट में। तो द सेफर ऑप्शन है कि ये सबसे सेफ ऑप्शन है, जिसमें खर्च भी कम है और एनवायरनमेंट को भी वो काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिसमें पानी भी कम वेस्ट होता है और वो यूजर फ्रेंडली भी है। हमारी एक पार्टिसिपेंट अर्चना ने इसको यूज किया, तो वो बहुत खुश है इसको अपनाकर, और उन्होंने काफी अच्छा रिव्यू भी दिया और बहुत से लोगों को रेकमेंड भी किया कि आप जरूर एक बार इसको अपना के देखिए। आपके लिए भी ये सेफ है और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। जरूर अपनाइए। जो भी महिलाएं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। आगे बढ़ेंगे। यस, वेरी गुड दीपिका। yes, of course. And for use natural alternatives for home and personal care. ये ग्रुप इसी के लिए बना है। हर हफ्ते हम लोग कुछ ना कुछ नेचुरल कैसे हमारे घर में प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, उसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं। सबसे पहले कॉलिन की रेसिपी बताई गई थी, कॉलिन कैसे बनाया जाता है। फिर बायो एंजाइम्स आया, फिर हमने बर्तन नेचुरल डिश सोप्स कैसे बनाया जाता है वो बनाना सिखाया। फिर फ्लोर क्लीनर कैसे बनाते हैं नेचुरल, वो सिखाया गया है। और आप ये एलोवेरा का एक फोटो देख रहे होंगे, तो मेरे हस्बैंड है वो शेविंग क्रीम यूज नहीं करते, वो एलोवेरा का एक पीस कट कर लेते हैं, फ्रेश एलोवेरा, और उसी से शेव करते हैं। तो आपके यहाँ जो भी कोई शेव कर रहा होगा उसको बस एक बार ट्राई
करने कहिएगा कि आप सिर्फ एलोवेरा से एक बार शेव करके देखिए, सी द एक्सपीरियंस हाउ दे फील। सो मेरे घर में वो शेविंग क्रीम भी वो मेरे हस्बैंड ने बहुत सालों से बंद कर दिया यूज करना, तो वो बहुत ही अच्छे से शेव हो जाती बोलते हैं एलोवेरा से। तो हो सके उतना नेचुरल प्रोडक्ट घर पर बनाएं और इस्तेमाल करें, और ये प्रोसेस में अपने बच्चों को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, यानी उनको ये पता चलेगा कि नेचुरल चीजों से ही आप घर में आसानी से चीजें बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये, और ये ग्रुप में ये बहुत ही अच्छी तरह से ये चीजों पे काम किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम। O for organic, buy organic and support organic farming। सो ऑर्गेनिक यानी सबसे पहले तो ऑर्गेनिक समझिए, ऑर्गेनिक यानी बहुत ही हाई फाई या सुपर बॉल से आने वाली चीजें नहीं। ऑर्गेनिक यानी जो भी किसान ने उगाया है उसमें उसने केमिकल वाला फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया है, जो भी चीज किया है वो नेचुरल तरीके में उगाया गया है, आप उसे ऑर्गेनिक कह सकते हैं। चाहे वो आपका लोकल फार्मर भी क्यों ना हो, तो जिसमें कोई केमिकल या फर्टिलाइजर नहीं है, वो आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हो गया। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीजें लें, भले थोड़ी महंगी हो, कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक लें आप, और ऑर्गेनिक फार्मर को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ऑर्गेनिक महंगा क्यों होता है, क्योंकि वो केमिकल और फर्टिलाइजर नहीं यूज होता, तो उसकी उपज कम होती है, इसलिए वो क्वांटिटी कम होती है, इसलिए उसको ज्यादा दाम पे बेचना है, क्योंकि कम है और लोग लेने वाले ज्यादा है, तो इसलिए ऑर्गेनिक थोड़ा महंगा होता है। आगे बढ़ते हैं। पी फॉर प्लांट। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इसमें ये भूटान के राजा हैं। तो भूटान के राजा हैं, आप देख रहे हैं उनके हाथ में जो बच्चा है, वो बेटा उनका जब बॉर्न हुआ था, तो उसमें उन्होंने 1,08,000 पेड़ लगाए थे बेटे के जन्म पे। आप सोच लीजिए, भूटान हमारे बगल वाला देश है, छोटा सा देश है हमसे, फिर भी इतनी जागरूकता है कि एक राजा ने अपने बेटे के जन्म पे 1,08,000 पेड़ लगाए, और उसमें जनता ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप हम क्विज करते हैं, आप अभी जो भी कमरे में बैठे हैं, आप अपने आसपास नजर घुमा के जरा देखिए कि कितनी चीजें लकड़ी से बनी हुई है, जरा गिन के आप लिख कर बताइए। मैं बैठी हूँ तो मेरे आसपास 2 चीजें लकड़ी की बनी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। आप टाइप करके डाल सकते हैं कितनी चीजें हैं जो लकड़ी से बनी हुई है, आप टाइप करके बता सकते हैं। 1 2 3, आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं उस कमरे में। हेलो। हाँ, कितनी चीजें फर्नीचर में, कितना टेबल चेयर कुर्सी, कितनी? 7 चीजें हैं। ओ 6 चीजें हैं। और बाप रे क्या। अच्छा ओके, देखिए आप देख रहे हैं कि आपके एक छोटे से कमरे में इतनी सारी लकड़ी की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, यानी किसी न किसी को काटा गया है, तभी जाके ये चीज आपके घर में आई है। इसके पीछे का आप चीजें समझिए कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। आपने खरीदी है मॉल से या दुकान से, बट वो अल्टीमेटली किसी पेड़ को काट के ही बनाया गया है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि आपने जितना लिया उतना आप नेचर को वापस देंगे, उतने पेड़ एटलीस्ट लाएंगे। 7 चीजें हैं तो एटलीस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 7 पेड़ लगाएं कम से कम। एनवायरमेंट तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपने जो लिया है एटलीस्ट वो तो आप वापस करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ लेते जाएंगे तो हमारी आगे वाली पीढ़ी के कुछ भी नहीं बचेगा।
हम उनको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो बहुत जरूरी है पेड़ लगाना। तो आप थोड़ा सा ये चीजें आप बढ़ाइए मत, कंप्लीट माय पॉइंट, देन आई विल टेल। बाद में वो स्लाइड्स को आप चेंज कीजिए प्लीज। क्यू फॉर क्विल्ट। क्विल्ट यानी गुजराती में हम लोग इसको गोदड़ी बोलते हैं और इसको रजाई भी बोलते हैं। अपसाइकल या ओल्ड साड़ीज, ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल चीज है। मेरी मदर को गुजरे हुए 8 से 10 साल हो गए हैं, बट आज भी मेरे भैया उनकी, मेरी मम्मी की साड़ी की बनी हुई जो गोदड़ी है आज भी वो ओढ़ते हैं। तो वो एक बॉन्ड है उसमें। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है। तो आप भी अपने पास जो साड़ियां होंगी, जो पुरानी साड़ी हैं, उनको गोदड़ी में कन्वर्ट कीजिए, रजाई में कन्वर्ट कीजिए। ये बहुत ही हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है और ये साड़ी को, आपके कपड़े को अपसाइकल करता है, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा देता है। तो ये चीज अपने आगे की जनरेशन को जरूर पास ऑन कीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ट्रेडिशन है तो खत्म हो जाएगा, इसलिए ये चीज आप जरूर बनवाइए। मैं आज भी कुछ मेरे पास साड़ियां बच जाती है तो ये चीज जरूर बनवाती हूँ। तो इसे जरूर आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए और अपने बच्चों को ये एक्सपीरियंस दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, R for refuse, reduce, reuse and recycle। ये 4 R हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने। आप बच्चों को ये 4 4 R's के बारे में जरूर एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो रिफ्यूज है, आपको डिस्पोजेबल या कोई भी जो प्लास्टिक पैकेजिंग वाली चीजें हैं उसको रिफ्यूज करना है, लेना ही नहीं है। इसमें एक बॉटल का एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप अपने घर से बॉटल ले जाएंगे, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो रिफ्यूज हो गया। दूसरी चीज हो गई कि रिड्यूस। रिड्यूस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जैसे एक ग्रुप है, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप बल्क में मंगवा लीजिए, तो वो पैकेजिंग और जो भी सारा जो प्लास्टिक का चीजें हैं वो काफी हद तक कम हो जाती है। कि वो बल्क में आ रहा है तो वो एक ही बार जो भी है वो खर्च होना है। तो वैसे करके आप वो चीज पैकेजिंग उसका रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज है वो है रीयूज। तो उसमें से अगर कोई भी बॉटल है या कंटेनर है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, तो उससे जरूर रीयूज कीजिए। और फोर्थ है जो है दैट इज रिसाइकिल। तो रिसाइकलिंग, मुंबई में और मेट्रोज में बहुत सारी फैसिलिटीज है जहाँ चीजें रिसाइकलिंग के लिए आप दे सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के रैपर्स क्लीन करके आप रख दीजिए तो वो एक एनजीओ आता है, कलेक्ट कर कर ले जाता है। ऐसे ही दूध के कुछ होते हैं, वो भी आप धोकर उसको, बस एक कंडीशन होती है आपको उसको धोकर रखना है, धोकर और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो वो फिर वो कलेक्ट कर कर ले जाते हैं। तो ये 4 चीजें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों को ये एक्सप्लेन करना। तो ये 4 R's आप उनको बता सकते हैं कि R यानी 4 R, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो आगे बढ़ेंगे। एस फॉर शॉपिंग, ये सबको पसंद है, शॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबली। यानी शॉपिंग करते वक्त आप रिस्पॉन्सिबली कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्मार्टली आपको शॉपिंग करनी है। सबसे पहले आपका शॉपिंग जो है आप प्लान कीजिएगा, विदाउट प्लानिंग शॉपिंग ना कीजिए। प्लानिंग करके शॉपिंग करेंगे तो आपको पता है कि आपकी जरूरत क्या है, तो आप उतना ही करेंगे। बजट डिसाइड कीजिए, आपका बजट क्या होना चाहिए। ये बच्चों में ये आदत डालिएगा कि चीजें और लेना है नहीं,
बड़े भी इसी तरह करते हैं कि हमें अच्छा लग गया इसलिए ले लिया, बट उसका कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही पसंद आ गया मॉल में इसलिए ले लिया। फिर ये जो ट्रैप होता है बाय 2 1 गेट 1 फ्री और 50% सेल, ये सारा आपको उकसाया जाता है कि आप ज्यादा खरीदें। ये सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो ये ट्रैप में ना फंसे, आपको सच में जितनी जरूरत है उतना ही खरीदें। और खरीदने से पहले फिर ये देखिए कि उसमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। फिर ये कहाँ का बना हुआ है, देसी कंपनी बना रही है, विदेशी कंपनी बना रही है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल है, और ये इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। और आप जब भी मॉल पर जाएं तो अपने साथ में बैग जरूर ले जाएं। हम भी कभी जाते हैं मॉल नहीं तो हमारा बैग 3 4 बड़ा वाला बैग, कैरी बैग्स बहुत कपड़ों का वो होता है, तो वो मॉल से आपको बड़े वाले बैग्स आते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं ले जाते हैं, फिर वो बैग का अलग पैसा देके प्लास्टिक बैग्स खरीदते हैं। सो शॉपिंग करते वक्त ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट। नहीं गया नहीं, हाँ। टी फॉर टॉयज, इको फ्रेंडली टॉयज और गेम्स बच्चों के लिए। हम आज पेरेंट्स आजकल डिजिटल गेम्स या मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स और जो भी आते हैं चीजें आते हैं, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं। तो ये सारा जो भी आप गेम्स देख रहे हैं, ये कपड़े का चेस बोर्ड है, कपड़े की जो सांप सीढ़ी है, बाकी सारा ये बर्तन है वो पीतल के हैं, और ये सारा वुड का खिलौना है। तो ये सारा इंडिया का ही ट्रेडिशन है, ये इंडियन का एक पुराना आर्ट फॉर्म है। तो ये सब चीजें आप अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, टॉयज, प्लास्टिक को ना लेकर। ये हमारा आर्ट है जो बच्चों को इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, वरना ये आर्ट खत्म हो जाएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होता है। तो ये मैंने मेरे बचपन में भी ये सारी चीजें खेली हैं। तो ये जो हमारा कल्चर है वो आगे भी ये जनरेशन तक पहुंचे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें आप ही को ये एफर्ट लेना होगा। बच्चे के लिए खिलौना खरीदते वक्त आपको खास चीजें ध्यान देनी होगी कि वो चाइना या कोई बाहर ना आए, देसी हो, यहाँ इंडिया का बना हो, और उसमें जो वो इंग्रेडिएंट जो चीज से बना है वो इको फ्रेंडली है। आप इस पे जो ये कलर्स भी यूज देख रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक कलर्स हैं, तो बच्चा मुंह में भी डालेगा तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है खिलौने खरीदते वक्त भी बच्चों के लिए। तो इसे खास ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। यू यू फॉर यूज। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुझे लगता है 10 साल जैसा हो गया होगा, तभी तो इतना पॉपुलर भी नहीं था। मैं मेरे यहाँ टाटा का इलेक्ट्रिसिटी यूज होता था, तो उसमें उन्होंने पहले तो शुरुआत एंकरेज करने के लिए लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा ई बिल फैसिलिटी यूज करें, तो वो कुछ उसमें पॉइंट देते हैं कि आप ई बिल सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको पॉइंट्स देंगे और उसके बदले हम पेड़ भी लगाएंगे। तो कुछ मुझे लगता है 10 साल पहले ई बिल फैसिलिटी सब्सक्राइब की थी, मेरे घर में पेपर बिल नहीं आता था, ई बिल आता था। तो उससे मुझे कुछ पॉइंट्स भी मिलते थे, और वो मेरे जो बिल, आप अगर कोई भी पेपर बिल मंगवाते हैं तो पेपर का खर्च हुआ, पेपर पेड़ से ही आता है, ये उसकी छपाई का खर्च हुआ, फिर वो छप के आपके घर तक डिलीवरी करने आता है तो उसका पेट्रोल, एनर्जी और वो जो एम्प्लॉय रखा है उसकी सैलरी। तो आपको पेपर बिल आता है, उसके पीछे बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट है, कंपनी को बहुत खर्च होता है। अगर आप ई बिल सब्सक्राइब करते हो उनका बहुत सारा खर्च बच जाता है। तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ई बिल हो और पेपर भी पेपरलेस चीजें हो, तो वो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं, तो वो पॉइंट्स देते थे और हमारे बिहाफ में पेड़ लगाते थे। तो मैंने 10 साल पहले ही ये चीज मैंने, सारे मेरे बिल्स है वो ई बिल्स आते हैं और वो मैं डिजिटली सेव करती हूँ फोल्डर में। और मैं आज अभी मुझे 10 साल पुराना भी रिकॉर्ड कहीं से भी निकालना हो
तो वो मैं सारा मैं निकाल सकती हूँ, मुझे घर पर कोई फाइल खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा ई बिल फैसिलिटी करवाइए। अभी आप शॉपिंग भी तो ई बिल कर रहे हैं, हम मीटिंग भी तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो पेमेंट वैसे ही आप ट्रेन की टिकट हो गई, प्लेन की टिकट हो गई ना, उसे प्रिंट ना करवा के आप मोबाइल में रखेंगे, ई फॉर्म में रखेंगे, तो काफी कुछ पेपर बचता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ई फॉर्म में ये सब चीजों को रखना कोशिश कीजिए, तो हमारा पेपर का इस्तेमाल कम होता है और वो डिजिटली उसको हैंडल करना कहीं से भी वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो यूज ई बिल फैसिलिटी, गो पेपरलेस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ेंगे। वी फॉर वेगनिज्म, ये जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये काफी इजी है। वेगनिज्म एक एनवायरनमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज फूड, उसको अभी एक फार्मिंग के तौर पे देखा गया है, एनिमल फार्मिंग कहा जाता है। यानी जैसे आप गेहूं चावल उगाते हैं, वैसे ही गाय या मुर्गी या बकरी हो गए, उसको वो ट्रीट करते हैं क्या क्या काट के बेचने के लिए। तो उसमें काफी एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। उनको पालने के लिए खाना, पानी, बहुत सारे जंगल काटे गए हैं उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए। वो उनके लिए खाना उगाने के लिए बहुत से जंगल काटे जाते हैं, और 1 किलो बीफ बनाने के लिए 2,500 गैलन पानी लगता है। आप सोच सकते हैं इसमें कितना सारा 91% अमेजोन के जंगल काटे गए हैं नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री के लिए। तो जो वेजिटेरियन है वो सोचते हैं कि हम हिंसा नहीं कर रहे, हम जानवर पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं। बट आप एक चीज, उस एक कदम और आगे बढ़ के आप देखेंगे तो डेयरी भी उसी में आता है। पहले के जमाने में, कृष्णा के जमाने में, हर कोई गाय खुद पालता था। तो एक बॉन्ड था, हर घर के सामने गाय थी, और वो पहले का काम भी फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था। तो तभी वो दूध, दही, घी, मक्खन की जरूरत पड़ती थी। आज सभी का आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तो उनको वो इतने न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। और अभी जो भी दूध आता है वो सारा फैक्ट्री फार्मिंग से आता है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, एक कमर्शलाइजेशन है, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी नहीं है। उसको बहुत दिनों तक बचाने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो वो काफी नुकसानदायक है, फायदा करने के बदले काफी नुकसान करता है। तो मैं 10 साल से मैं वेगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। आप ये सारे सिंबल्स देख सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, यस हाँ, हार्मोन्स भी डाले जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको दूध चाहिए होता है, तो वो हाँ प्रोड्यूस करती, बच्चा देती है, तो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आप कोई भी ये बहुत सारे इसके हेल्थ के नुकसान है। आप ये सिंबल देख सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो आप इस पे जरूर देखिए कि इनमें से कोई सिंबल है क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन, मतलब कोई भी जानवर पे उसको टेस्ट नहीं किया गया, ऐसा प्रोडक्ट जरूर खरीदिए जिसपे वेगन लिखा हो या क्रुएल्टी फ्री लिखा होगा। आप को जान के कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज हैं वो वेगन है। इंडियन कैप्टन आप देख सकते हैं, विराट कोहली और अनुष्का दोनों वेगन है। सो वेगन आप हिंसा तो है ही, बट वो हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वेगनिज्म फॉलो करते हैं तो आपको हेल्थ के लिए भी वो काफी बेनिफिट करता है। तो मैं 10 साल से इसको फॉलो कर रही हूँ और मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई बीमारी नहीं है 10 साल से। हम लोग सर्दी जुकाम भी हमको बहुत रेयर होती है। तो इस चीज को मैं नॉन वेजिटेरियन के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहूंगी, बट मैं ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी। नेक्स्ट वीक हम इसी पे एक सेशन रखने वाले हैं, तो इसे जरूर एक बार कंसिडर कीजिएगा, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक सेशन रखेंगे, उसमें भी जरूर जुड़िएगा।
तो आगे देखते हैं। W फॉर वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल ही जीवन है।